पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन अहम इश्यूज के हवाले से सवालात रेज करेंगे। एक तो इंतखाबी इस्लाहात का मामला, हुकूमत ने इसमें एक बार फिर अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए जो है वो एक स्टार्टर दे दिया है, इसका इशारा दे दिया है और कहा है कि अटॉर्नी जनरल अपोजिशन के साथ बातचीत करेंगे। अपोजिशन की जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ होंगी वो वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। यानी कि हुकूमत एक बार फिर टॉकिंग टर्म्स पे आना चाहती है अपोजिशन के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन के क्या ऐसा मुमकिन है, क्या हुकूमत और ऑपोजिशन टॉकिंग टर्म्स पे आ सकते हैं, एक टेबल पे बैठ सकते हैं, क्या टेबल टॉक हो सकती है हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान, वो भी ऐसे माहौल में कि जब बजट का सेशन चल रहा है, ऑपोजिशन की तरफ से शदीद ऑपोजिशन हो रही है। बजट जाहिर है बज़ाहिरी तौर पे पास तो हो ही जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन शदीद मुखालिफत कर रही है और दूसरी तरफ पीडीएम पार्लियामान से बाहर अपनी तहरीक का तीसरा फेज माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड माइनस एएनपी शुरू करने जा रही है। तो जबकि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ना सिर्फ पार्लियामान के अंदर बल्कि पार्लियामान के बाहर भी सियासत करने के लिए, हुकूमत को एक बार फिर गिराने के लिए पर तोल रहे हैं, वहां पर क्या हुकूमत और अपोजिशन आपस में मिल बैठ के बातचीत कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमें असेंबलियों में आए रोज जो माहौल नजर आ रहा है, कौमी असेंबली का माहौल आपको याद होगा कि जब बजट पेश करने के बाद का अगला हफ्ता था, उस दिन 3 दिन तक लगातार क्या कुछ वहां पे तमाशा हंगामा आराई होते रही। और आज सिंध असेंबली में बजट के पेश होने के मौके पे जो हंगामा आराई, वहां की अपोजिशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ की चारपाई लेके आ गए, अलामती जनाजा निकाला जमहूरियत का, और जिस तरह से ऐवान का तकद्दुस एक बार फिर सिंध असेंबली में पामाल किया गया। तो इस पूरे माहौल में जो कि बड़ा कशीदा है, कहीं नहीं लगता कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठ सकेंगे। यहाँ पर क्या वाकई इंतखाबी इस्लाहात के लिए बात हो सकेगी? और इंतखाबी इस्लाहात में सबसे अहम तरीन जो नुकता, बल्कि दो नुकते, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का हक, उसमें शहबाज शरीफ का एक नया फार्मूला आ गया है, उस पर बात करेंगे, और दूसरा ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल का। सो ये वो बड़े मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी सवाल उठाएंगे क्या एक बार फिर ऑपोजिशन नाकामी का सामना करना पड़े, नाकामी का सामना होगा ऑपोजिशन को, हुकूमत गिराने की तहरीक, हुकूमत कमजोर करने की तहरीक जो सड़कों पे आना चाह रही है, और ऑपोजिशन सड़कों पे होनी चाहिए या पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए, यानी कि नून लीग में खास तौर पे शहबाज फार्मूला या मरियम नवाज फार्मूला, या शहबाज का बयानिया या मरियम नवाज का बयानिया। सो बगैर किसी इंट्रोडक्शन को, तमहीद को लंबा किए हुए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा वफाकी वजीर ममलकत हैं इत्तलात और नशरियात, जनाब फरूख हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से हैं जी हमारे साथ मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जावेद अब्बासी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा, पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं फैसल करीम कुंडी साहब। फरूख हबीब साहब, जो आप लोग अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी बात करें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, क्या वाकई हुकूमत संजीदा है? अपोजिशन को आप लोग बिठा सकें कि अपने साथ जो माहौल है असेंबलियों में, और सबसे बड़ी बात ये तो फिर निकल रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले नहीं, नून लीग वाले, आपकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए सड़कों पे। देखिए बात यह है कि जहां तक तो रह गई इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात, वो तो हम इनको बार बार एंगेज करेंगे। उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो। हर इलेक्शन के बाद एक शोर मच जाता है कि इंतखाबात के अंदर धांधली हुई। आप ज्यादा दूर नहीं जाते, 2013 के इंतखाबात में जरदारी साहब ने कहा यह आरओ इलेक्शन है, फजल रहमान साहब ने कहा मेरे साथ धांधली हो गई, पीएमएलएन ने कहा उनके साथ सिंध के अंदर धांधली हो गई। हमने 126 दिन का धरना दिया, अमली तौर के ऊपर जदोजहद की, 4 हलकों के अंदर जो है वो उनमें से बेशतर 2-3 हलकों के अंदर इंतखाबात हो गए। एक हल्के में री इलेक्शन को ख्वाजा साद रफीक ने स्टे ले लिया था, जुडिशल कमीशन बना, 40 सिफारिशात आ गई, किसी भी एक सिफारिश के ऊपर कोई अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। अब ये तमाम जो सवालात और जब शोर उठते हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर रिफॉर्म्स की जरूरत है।
हमने इनको कहा सिर्फ कि आप 2013 ईवीएम की को मिसाल देखें। ना देना, 2018 के इलेक्शन का भी 2018 में आप ये देखें कि कितनी इंतखाबी उजदारी की पिटीशन दायर हुई। सबसे ज्यादा पीटीआई ने दायर की कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी ने 9 Valid है, दायर की, बिल्कुल पीएमएलएन valid ने है। 17 दायर की कौमी असम्बली के अंदर, और पीटीआई ने 25 से ज्यादा दायर की। और अगर Valid। सूबाई भी डाल लें Valid तो है। हमारी 53 बन जाती हैं जो उजदारी की पिटीशंस हैं। तो लिहाजा कितनी बाइकआउट्स किए गए कि पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास बुलाया जाए, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उसको भी इन्होंने सर्दखाने के अंदर डाल दिया। कोई अमली जद्दोजहद नहीं की। इनका सबसे Ultimately बड़ा फौरन इनका क्या है? सबसे बड़ा जो ग्रीवेंस है वो यही आपके रवैये से है कि जी हुकूमत का रवैया ही नहीं है। हम लोग बैठने की बात करते हैं, आप लोग देखिए, एनआरओ के गरीदा- इल्जामात लगाना नहीं, शुरू देखें, कर। गरीदा बात बड़ी ये आसान होती है जब आपने बैठना ना हो, जब आपको एक ये इसी निजाम के बेनिफिशियरी रहे हैं, इसी धांधली ज़दा निजाम के ये बेनिफिशियरी रहे हैं, जहां पर स्टफिंग होती थी, डब्बे थप्पे लगते थे, बैलेट पेपर्स उठा लिए जाते थे, इंतखाबी अमले को मैनेज किया जाता था, इलेक्शन डे को मैनेज किया जाता था, उसके बेनिफिशियरी रहे हैं ना। ठीक। अब मसला ये है कि हमने इनको कहा कि आप ईवीएम के प्रोटोटाइप को तो देखें, ईवीएम तो मानते ईवीएम के मॉडल को तो देखें ना, एक सुन लेना। ईवीएम तो मानते ही नहीं है। जो 49 तरमीम हुई हैं उसमें से 40 तरमीम ये पहले मान के बैठे हुए हैं, 9 के ऊपर इनके एतराजात हैं। ये बता दें किन किन चीजों के ऊपर इनके एतराजात हैं, फिर आप आ जाएं। कल शहबाज शरीफ साहब एक नया पैकेज लेकर आ गए कि 5-7 हलकों में नुमाइंदगी दे दें। भाई, जो आपका आइन ये कहता है कि आप जहां के रहने वाले हैं वहीं पे आप वोट कास्ट करेंगे, या आपका टेम्परेरी पता वो भी आपको नादरा के शनाख्ती कार्ड के ऊपर आर्जी पता लिखा होना चाहिए। पहले ये सिस्टम होता था, जो धांधली था सिस्टम था कि आप किसी मकान में भी रहते हैं तो वहां पर आप डिक्लेरेशन दें कि आप यहाँ रह रहे हैं और जाके वोट बना लें। 4-4, 5-5 हलकों में लोगों के वोट होते थे एक ही शहर के अंदर, ठीक। और वो हर हलके में वोट कास्ट कर रहे होते थे। उसको रोकने के लिए नादरा ने सिस्टम को फुल प्रूफ किया। ठीक। अब आप ओवर 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको वोटिंग राइट देना है। हाँ। अब मामला है सेनेट में। जब मामला सेनेट में है तो हमने एक बार फिर हम ये चाहते हैं कि हम वहां पर जो इनकी मुख्तलिफ दोनों जमातों के सेनेटर्स हैं, आजम वजीर तारड़ हैं, फारूक एच नाइक हैं, कामरान मुर्तजा हैं, बाकी लोग हैं, इनके साथ जो है वो अटॉर्नी जनरल इनके साथ एंगेज करें और इनके साथ एंगेज करके एक कंसेंसस के ऊपर ये आए। ये अपनी तजावीज तो दें ना, ठीक है। तजावीज भी नहीं देते। आप ये देखें कि जो इलेक्शन तरामीम का बिल था वो 20 अक्टूबर 2020 16 अक्टूबर को पेश किया गया, ठीक। उसके बाद वो 8 माह कौमी असम्बली के अंदर रहा, इन्होंने उसके अंदर कोई किरदार नहीं अदा किया। Okay। और ये लगे रहे पीडीएम की तहरीकों में, अदम एतमादों में, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पीडीएम की इनका तहरीक ध्यान तो इस तरफ दोबारा, नहीं गया। इसीलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ कि पीडीएम की तहरीक तो दोबारा शुरू हो रही कौन है। सी तहरीक? शहबाज शरीफ की तहरीक जिसपे पांव पकड़ने हैं, या मरियम की तहरीक? नहीं, पाँव उन्होंने कहा नहीं, था। कौन सी तहरीक? पाँव उन्होंने किसके पकड़, नवाज शरीफ के पाँव जिसके पकड़ने भी की बात पकड़ने, की क्यों थी। पकड़ने हैं? पांव पकड़ने पे नौबत क्यों आ गई है? वो तो ना बड़े भाई के नहीं, पाँव पकड़ने की बात कर बड़े रहे हैं भाई के ना। जो पांव पकड़ने हैं, हाँ। वो पांव पकड़ने पे नौबत क्यों आ गई है, वो ये भी तो बताए ना। वो पूरा बयानिया भी तो शहबाज शरीफ ने बताया था। इसका मतलब ये है कि इख्तलाफ तो है। भतीजी साहिबा ये कह रही है कि पावर टॉक्स टू पावर, ठीक है, मैं मुजाहमत करूंगी, मैं मुजाहमत करके मुफाहमत करूंगी, और बड़े भाई जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं पाँव पकड़ूंगा। हाँ। अब वो पाँव पकड़ेंगे तो आपको लग रहा है कि किसके नून लीग पकड़ेंगे, डबल क्यों गेम खेल रही है पकड़ेंगे, कि पार्लियामान क्या के अंदर करेंगे? फार्मूले भी दे रही है और पार्लियामान से बाहर फिर देखिए, मुजाहिमत भी इनका करेगी। मसला ये है कि इनकी एक पीडीएम पार्लियामेंट है और एक पीडीएम जलसा जुलूस है। अब देखना यह है कि प्रिवेल कौन करता है इनके एंड के अंदर। ओके, ठीक, यही पॉइंट लेके जाते हैं। जावेद अब्बासी साहब की तरफ। सर बता दें कि आपके अंदर प्रिवेल किसने करना है, शहबाज शरीफ साहब के बयानिए ने या मरियम नवाज साहिबा के? आपकी पीडीएम पार्लिमानी चलेगी ग्रुप या पीडीएम सड़कों का ग्रुप चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल के जवाब से पहले जो आपने बड़ा एटेंडेंट सवाल पूछा था फरग हबीब साहब से, कोई इस मुल्क का ना सियासी जमात ना कोई लीडर इस बात का इख्तलाफ नहीं रखता और ना ही उसकी ख्वाहिश नहीं है कि इस मुल्क में इलेक्शन लॉज में अगर कोई बेहतरी आ सके, कोई रिफॉर्म आ सके, और मुल्क के अंदर अगर फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हो सके जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, तो ये हर एक की ख्वाहिश है और हर एक इसके लिए कोशिश करेगा। मसला तरीकाकार के मुतालिक है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री आप उठा लें और पिछले 10 साल की भी हिस्ट्री दिखाल है कि अगर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी हुई है, अगर हमने इलेक्शन लॉज में तब्दीली लाई, जो 2017 की बड़ी मिसाल आपके सामने, जब हमने इलेक्शन लॉज में बहुत बड़ी चेंज की है, तब ना पार्लियामान की जो कमेटीज थी वो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है, उन्होंने बड़ी डिटेल डिस्कशन किया और उसमें सारी सियासी जमातें शामिल होती थी कि वो सारी जमातें स्टेक होल्डर थी, वो ओनरशिप लेती थी जब लॉ बनाती थी,
उसमें बाकी स्टेक होल्डर को भी शामिल किया जाता था, बड़ी डिस्कशन होती थी और उसके बाद पार्लियामान में लेके जाया जाता था कानून और फिर तो सर एग्जैक्टली यही सब कुछ काम तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट भी कर रही है ना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं कि आप आके बैठे, आप बैठते नहीं हैं, आप उसी वक्त पीडीएम का सड़कों का शोशा छोड़ देते हैं। अब बताएं कि आपको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, आप खुद सेनेटर हैं, फारूक हबीब साहब ने कह दिया कि जी संजीदा लोग साथ बैठे, तजावीज दें अपनी, आप लोग बैठेंगे हुकूमत के साथ, तजावीज देंगे कि आपको इंतखाबी इस्लाहात क्या चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो जो मैं बात कह रहा था वो शायद आप मेरी माजरत है कि मैं शायद आपको उसकी डिटेल समझा नहीं सका। मैंने कहा कि ये होना तरीका कार हमेशा से ये रहा है कि ये पार्लियामान की कमेटी बनती है जिसमें सारी सियासी जमातें शामिल होती हैं, वो लॉ ड्राफ्ट करती हैं, ड्राफ्ट करने के बाद फिर हाउस में लेके जाती हैं। अब और उस लॉ में साहब एक फर्क है, ये एक जमात का ड्राफ्ट किया हुआ लॉ है जिसको नेशनल असेंबली में बगैर डिस्कशन के, किसी को न टाइम दिया गया है न कमेटी में इसी तरह पास करके हाउस में लेके गए और जबरदस्ती वहां से अद्वितीय तादाद, इनके पास 3-4 लोग ज्यादा थे तो इन्होंने पास करवा दिया है। अगर आप ये बलडोज करने की कोशिश करेंगे तो ये लॉ हो नहीं सकता। उस लॉ के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है, ये ड्यूटी हमारी नहीं है इलेक्शन कराने की फ्री एंड फेयर, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक अदारे को दी हुई है। उस अदारे के चेयरमैन ने कहा है कि, और सारा अदारा उसके पीछे है, उन्होंने कहा है कि ये जो लॉ इन्होंने इस वक्त नेशनल असेंबली से पास करवाया वो आइन का मुतसादम है। उन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा, जिस अदारे ने इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं वो अदारा ये कह रहा है कि जो अभी नेशनल सर सॉरी टू कट यू इन, लेकिन मैं फिर अपने सवाल पे आ रही हूँ कि फारूक साहब बता रहे थे ना कि अक्टूबर से लेके अब तक 9 महीने 9 मंथ्स ये पड़ा रहा है, आप लोगों ने अपनी तजावीज दी नहीं, इसके ऊपर आप लोगों ने डिस्कशन को, हमारे पास कहाँ पड़ा रहा है। आप मेहरबानी करके आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें मैं जो बह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक कोई लॉ, ये जब 80th अमेंडमेंट आई थी 112 मीटिंग्स हुई थी, तमाम पार्लियामान की सियासी जमातें जो थी वो बैठी थी, बैठने के बाद उस पर डिस्कशन करके कंसेंसस के साथ एक चीज लेके नेशनल असेंबली में आई थी। इसी तरह 2017 में जब इलेक्शन लॉज हमने तब्दील किए, तमाम सियासी जमातों की जो पार्लियामान में मौजूद थी जमातें, उनकी, सर आप कह रहे हैं कि ये बिल, आप कह रहे हैं कि ये बिल हुकूमत कौमी असेंबली में लेके नहीं आई डिस्कशन के लिए। सर कौमी असेंबली डिस्कशन का फोरम है ना, गवर्नमेंट वहां बिल लेके आती है। मैं नहीं कह रहा, फिर क्या फरमा रहे हैं? जब नेशनल असेंबली में लेके आए, इन्होंने अकेले बैठ कर ड्राफ्ट किया, किसी जमात को शामिल नहीं किया। और तो सर वो असेंबली में इसीलिए आता है ना कि सब जमातें वहां बैठ के डिस्कशन करें। असेंबली में अगर ये डिस्कशन होती है, सर असेंबली में डिस्कशन के लिए आता है ना, फिर कमेटीज में जाता है डिस्कशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आइन के मुतसादम लॉ है, बाकी कोई अदारा किस तरह इसके साथ बैठ सकता है? सर आप लोग, सर आप सर अभी, सर मुझे ये फरमा दीजिए, सर मुझे ये फरमा दीजिए कि अभी नून लीग बैठेगी, हुकूमत के साथ तजावीज देगी अपनी? इस लॉ पर तो कोई तजवीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये मुतसादम है आइन के साथ, लिहाजा इसको विड्रॉ करें। इसको विड्रॉ करने के बाद सारी पार्लियामान की दोनों हाउसेज की लोगों को बिठाएं, वो मुतफिका तौर पर बैठ करके लॉ ड्राफ्ट करें और वो लॉ जो आइन और कानून के मुतसादम ना हो फिर उसको लेके आए तो उस पर बात होनी चाहिए। यानी कि नून लीग की तरफ से ना समझी जाए। फैसल करीम कुंडी साहब, अब पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, आप लोग तहरीक में शामिल तो नहीं होंगे जो अभी उनकी 4 जुलाई से सड़कों पे चल रही है और 5 जुलाई को सरबराही इजलास है, उसमें शामिल तो नहीं होगी पीपल्स पार्टी। चले फिर आपसे पार्लियामान के अंदर की सियासत की बात कर ली जाए। तो जो बिल ये लोग लेके आए हैं इंतखाबी इस्लाहात का, अपोजिशन से रब्ता करेंगे बेचारी जनरल साहब, तो पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज देगी? नून ने तो कह दिया कि जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब मुझे समझ नहीं है कि ये इनकी तरतीब ही गलत है। अब एक दफ़ा इन्होंने बिल्डोज किया, भेज दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब रिजर्व हमने तो अपोज किया, चलो इस बकौल इनके हम तो अपोजिशन मतलब है कि जो काम भी करें हम अपोज करेंगे, लेकिन उस पे इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तकरीबन 72 में से 45 पे एतराज़ात खुद उठाए, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन जिनको इन्होंने खुद अपॉइंट किए। अब उसमें देखें फ्लॉज है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने गालिबन प्राइम मिनिस्टर को और सेक्रेटरी जो है इनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, मुझे जो इन्फॉर्मेशन को ख़त भी लिखे हैं, बड़ा डिटेल ख़त लिखे हैं, मैंने वो ख़त नहीं देखा लेकिन लिखा है। अब उसमें देखें कोई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है उनको, जैसे अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी ना, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है। इन्होंने कहा, इन्होंने सिर्फ वहाँ पर पास करके सीधा भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, आप ये करें, फिर ये कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, ये आप हमें बताया मैंने क्या करना है। भाई आपको जब आप गलत काम करेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है एक चीज़ की, आपने उसको ऐसे ही पास करके भेज देगा, आप ये करें।
ईवीएम के हवाले से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पे जो है, जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2 कंपनीज ने डेमो दिया था। इसको जो है एक इलेक्शन में यूज भी किया गया था ट्रायल बेस के ऊपर। उस पर रिजर्वेशन शो की है इलेक्शन कमीशन ने कि ये हमारी रिजर्वेशन हैं, ये मतलब है कि उस पर जो है बहुत से फ्लॉज हैं। ये कहते हैं जैसे भी आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखें, पहली बात तो आपको प्रोटोटाइप देने के तैयार है ना, प्रोटोटाइप का वो डेमोंस्ट्रेशन आपको देने को मैं इस तैयार पे है। आना चाहता हूँ। देखें, अब जब वो चीज़ें बिल्डोज हुई, हमने डिप्टी स्पीकर की उस रवैये के खिलाफ हमने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई। स्पीकर साहब ने अपने, मैंने तो खुद भी सुना ऑन टीवी, कहा कि जो अपोजिशन की रिजर्वेशन है, उन जो बिल्डोज हुए बिल, उसको हम कमेटी एक बनाएंगे हुकूमत और अपोजिशन की, उसको हम देखेंगे और शायद हम इसको दोबारा पुट करें असम्बली के अंदर। अगले दिन इनके एक एडवाइज़र साहब हैं बाबा रवान साहब, वो आते हैं कि जी वो तो हम नहीं लेके आएंगे। अब वो आप जाने स्पीकर हमारे इसमें क्या कहा, हमें तो नहीं कहा, स्पीकर साहब ने कहा है। अगर आपने स्टेटमेंट दी तो स्पीकर के खिलाफ दिया, हमारे खिलाफ तो आपने नहीं दिया। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार भी है कि नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो मतलब है, तो फिर तो वो सही बात कहते हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। इख्तियार स्पीकर के पास लेकिन बहुत अभी होते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी व्हाट्स द पॉइंट, पीपल्स पार्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है? आप लोग गवर्नमेंट के साथ बैठने पे तैयार होंगे? तजावीज मांगी है इनके अटॉर्नी जनरल, आपके सब देखिए, लोगों हम से राब्ता इसमें करेंगे तरामीम सेनेट जो में। चीज़ें हैं, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है कि मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ, उसके अंदर अपना जो तजावीज़ हैं और हमें जो इसमें हमारे खदशात हैं वो हम पेश करेंगे उसके अंदर। ठीक, अब मुझे बताएं कि हम अटॉर्नी जनरल, हु इज अटॉर्नी जनरल, कि हम उसके साथ बैठे? देखिए, जब एक चीज आप पार्लियामेंट, लोग भी बैठने को तैयार हैं? नहीं, एक चीज पार्लियामेंट की चीज है, पार्लियामेंट में डिस्कस करो। आपको इतनी जल्दी थी, आपने मतलब है चौधरी अमीर हुसैन को लोग कह रहे हैं कि वो तो इनसे अच्छा जमहूरी था, जो आपने अचानक 20 बिल जो है पास करा दिए, और फिर आप कहते हैं मैं अगर कोरम पॉइंट, देखें अपोजिशन काम ये होता है, कोरम पॉइंट आउट कर दिया, चलो कर दिया, तो आप लोग रोजाना टीवी पे कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं डेली बेसिस पे, तो स्टाफ क्या कर रहा है? इसीलिए होता है ना कि वो करेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर भी स्पीच कर रहा है और कोरम पॉइंट आउट होता है, तो ये स्पीकर की चेयर की जिम्मेदारी है कि वो जो है। अब आप कहेंगे नहीं वो तो 3 दफा मैंने गिन लिया, मैं 4 दफा क्यों गिनूं? भाई, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी या आपकी पार्टी ने, ये पार्लियामेंट है, ये किसी कानून के तहत चलती है, किसी रूल्स के मुताबिक चलती है। फिर तो स्पीकर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। अब हमें नहीं पता स्पीकर को इख्तियार कौन दे। आप बुक तो पढ़े, बुक के मुताबिक आपके बहुत से इख्तियार है। अगर आपको रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाए, नीचे से आपको एक दो, ये नहीं है तो शरीफ आदमी, 1-2 वज़रा के इशारों के या रिमोट कंट्रोल से आप चलेंगे। कौन से 2 वजीर होंगे कोई उसका? आपको पता मैंने होगा कह ना? दिया। अब रिमोट कंट्रोल आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, जो आप हर चीज तो नहीं बताई जा सकती, हर चीज नहीं, ये तो बताई जा वो सकती है ना। चीजें अगर आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि हाँ, स्पीकर को पता है। कंट्रोल कर रहे हैं नीचे से 2 वजीर। बिल्कुल कंट्रोल होते हैं। मैं इस पे आ जाता हूं। चलो, आज प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हुए ना कल, 2 MNAs के, खुर्शीद शाह साहब के और अली वजीर के। ये स्पीकर इख्तियार है कि नहीं है? बिल्कुल इख्तियार है। बिल्कुल है। तो उसको किसने आज तक रोका हुआ था जो आज उसने कर दिया? उसको पता है कल इजलास खत्म हो रहा है, चलो मैं अपने इख्तियार भी इस्तेमाल कर लूं और हुकूमत भी खुश हो जाए। दोनों को खुश करना चाहता था ना। तो पहले दिन किसने रोका था आज तक इसको? वजूहत बता दे, चलो वो बोले। अब देखें, वो है मसला आपको स्पीकर से है, मसला आपको वजीर आजम से है, मसला आपको पार्लियामान में बिल लाने से है, तो फिर अवाम के सहूलत के लिए तो कोई फिर इंतखाबी इस्लाहत नहीं हो सकती, बल्कि कोई भी नहीं। कानून अगर साज़ी ये नहीं हो सकती अगर आप ये लोगों ने नहीं इसी तरह अगर से। उस ये कह रहे हैं, देखें वो तो पार्लिमानी कमेटी जो है, वो तो उस कमेटी के चेयरमैन का हक बनता है कि वो मीटिंग कॉल करे, बैठे, तजवीज ले, मीटिंग्स करे, एक नहीं 10। यानी कि आप लोग इनकार कर रहे हैं, नून ने अब भी ये इनकार कर बताएं, दिया, आपने अब भी मुझे कहा कि हम बताएं कि चैलेंज के साथ क्यों बैठे? आपने जो अमेंडमेंट्स जिन्होंने मूव की थी, आपने उसको बोलने नहीं दिया, और क्या बस जल्दी करो मैंने इसको पास करना है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अच्छा जी, इसका जवाब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फरूख हबीब साहब से कि अपोजिशन के रवैये से लग रहा है कि उसने हुकूमत के साथ नहीं बैठना। इसका मतलब है कि इंतखाबी इस्लाहात की बेल मुंडे नहीं चढ़ सकती। इसका मतलब है कि इंतखाबात अगर 2023 में होते हैं या उससे पहले होते हैं, जैसा कि अपोजिशन क्लेम कर रही है, तो फिर एक बहुत बड़ा फियास्को, एक बहुत बड़ा हंगामा पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अनप्रेसिडेंटेड नजर आ सकता है। इसको अवॉइड कैसे करना है, फरूख साहब से सवाल करते हैं। ऐसे का शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फरूख हबीब साहब, नहीं बैठेंगे आपके साथ नून लीग वाले भी, पीपल्स पार्टी भी इंतखाबी इस्लाहात पे, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ये तो मैं ना मानू की रट है ना। फिर इंतखाबात में शोर मचाने का, धांधली का शोर मचाने का पॉइंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक पूरा पार्लियामानी प्रोसेस आपने नहीं फॉलो किया, आप लोगों ने बुलडोज किया। नहीं, बुलडोज नहीं किया। मैं आपको पूरे फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। देखें, इशू क्या है, जो काम नहीं करना हो उसके ऊपर एतराजात लगा दो, उसके ऊपर शोर इतना डालो कि वो काम हो ही ना सके। बुनियादी चीज क्या है, जो कहते हैं एक दिन में 20 बिल पास हो गए, आप उनमें से बेशुमार ऐसे बिल से खरीदा जो 2019 में कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस हुए,
जब बिल पेश किया जाता है, बिल पेश होने के बाद वो चला जाता है स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर मीटिंग्स करती है, फिर उसको पास करके उसकी रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश होती है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, बिल पास होता है। ये पूरा तरीकाकार है। अब उन 20 बिलों में से आपके 8 बिल ऐसे थे जो 2019 से कौमी असेंबली में इंट्रोड्यूस हुए थे। वो राह तक रहे थे कि ऑपोजिशन की नजर हमारे ऊपर पड़े और हमारे ऊपर देख ले। उनमें से फैमिली लॉज के मुतालिक बिल थे, उसमें से ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के हवाले से बिल मौजूद था। इस किस्म के बिल थे जो इंतहाई अहमियत के हामिल बिल थे, और जो स्टैंडिंग कमेटी से बाकायदा प्रोसेस में अप्रूव होके आए थे, राइट? कमेटी से पास होके एक साल 1.5 साल से पड़े हुए थे। मैं आपको पूरी टाइमलाइन दे दूंगा, मेरे पास मौजूद है, मैं भी आपको प्रिंट भी निकलवा दूंगा। दूसरी बात यह है कि जब आप इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं, वो कह रहे थे जावेद अब्बासी साहब कि हमने 2017 का जो एक्ट लेकर आए उसमें इतनी तरमीम की और इतनी कंसल्टेशन की। अच्छा, इतना ही अच्छा आपने लॉ बनाया था, इतनी अच्छी रिफॉर्म्स की थी, नहीं इतनी अच्छी रिफॉर्म्स की थी, तो फिर आपको धांधली नजर आना शुरू हो गई। उसके बाद फिर बुनियादी चीज कि वही इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन पर आप सवालात उठा रहे थे, आप आरटीएस के ऊपर बातें कर रहे थे, उस इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगा रहे थे। मरियम सफदर पूरा बारात लेके फजल रहमान की इमामत में जुलूस जलसा लेके इलेक्शन कमीशन को गालम गलोच कर रहे थे। आज वही इलेक्शन कमीशन के आप सबसे बड़े जो हैं वो वकील बन के सामने आ गए हैं। भाई बुनियादी चीज ये है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर आप पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है और क्या चीज आइन से मुतसादम है, कॉन्ट्रेरी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करनी है, किसी इदारे ने नहीं करनी। किसी और आईनी इदारे का ये इख्तियार नहीं है। लिहाजा कानून, आइन और उसके फैक्ट्स के मुताबिक बात करें। जहां तक रहेगी बात इलेक्शन कमीशन की, आर्टिकल 218 बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन की पावर्स डिफाइन करता है। फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंतखाबात उन्होंने करवाने, उसके लिए उन्होंने इंतजामात करने। अब आ जाए आप ईवीएम। अच्छा जी, आज अगर आप ईवीएम के ऊपर कानून नहीं पास करते, हम इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार नहीं बनाते, तो ईवीएम कहां से लेनी है, उसका क्या फंक्शंस होंगे, कितना खर्चा होगा, सुन लेना। साहब ने आपको बताया ना कि दो कंपनीज ने इनको डेमोन्स्ट्रेशन दी। दो उन्होंने कहा, देखे इन्होंने तो डेमो देखा ही नहीं। तो आप दिखाए ना, आप ये तो तखय्युलाती बातें कर रहे हैं। सुन लेना, नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप जो है वो तो आप डेमो देते, आप इलेक्शन एक्ट का शिक नंबर 94 है या 194 है वो पढ़ लें। शिक नंबर जो है वो 103 है, उसको पढ़ लें, जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इंतखाबात के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो पायलट प्रोजेक्ट्स करेगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने के लिए करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने कोई ऐसी बात अपनी तरफ से नहीं की। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इख्तियार आप दें। अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि अगर ये कानून साजी की बजाय पहलवान साजी और एपीसी के ऊपर यकीन रखेंगे, तो एपीसी का मतलब क्या है? एपीसी का मतलब है पार्लियामेंट के ऊपर यकीन नहीं रखते। जितनी एपीसी इन्होंने की है, एपीसी में सब पार्लियामानी जमातें शामिल हो रही है ना, गैर पार्लियामानी जमातें तो नहीं है, जो छोटी नेशनल रीजनल जमातें हैं वो नहीं, एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट में, आप कह रहे हैं कि एपीसी गैर पार्लियामानी गैर जमहूरी फोरम है। बिल्कुल मेरी बात सुनो। एपीसी एक मिनट, एक तरफ ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में बुलडोज कर दिया, जब हम इनको ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में तो आए, आप पार्लियामेंट में आके उसके ऊपर डिबेट ही नहीं की, बहस ही नहीं की, फिर एपीसी का क्या फायदा? और जितनी एपीसी इन्होंने की हैं इस ऑपोजिशन ने, एक एपीसी की भी मुंडेल जो है वो तोड़ नहीं चढ़ी। पहली इसका मतलब ये है, इसका मतलब तीसरा फेज शुरू होने वाला है। जो आखिरी बात करने जा रहा हूँ, आखिरी बात जो करने जा रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, इसका मतलब ये है कि जो नई एपीसी होने जा रही है वो एपीसी और जो पीडीएम की पिछली एपीसी का जो एजेंडा था वो तो फिर पीछे चला गया, उसके ऊपर तो पानी फिर गया ना पीडीएम के पुरानी एपीसी के एजेंडे पे। अब तो सड़कों पे आ रहे हैं वो दोबारा, 4 को जलसा कर रहे हैं, 5 को पीडीएम का सबराही इजलास। अब जो एपीसी होने जा रही है वो एपीसी तो हो रही है ना इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर, तो लिहाजा फोकस तो उसके ऊपर हो गया ना। पिछली एपीसी का जो दर्जन से जायद जो पूरा एजेंडा था वो कहाँ गया? तो वो आ रही है ना, 4 जुलाई को जलसा कर रहे हैं, वो आप लोगों के गर्दन पे फिर सवार होना चाह रहे हैं। आप 5 को फिर पीडीएम का सबराही इजलास है। की बात कर रहे हैं आप, इजी लोड वाली पीडीएम की बात कर रहे हैं या आप जो है वो इजी लोड वाली पीडीएम का क्या मतलब? बेहतर जानते हैं इजी लोड वाली पीडीएम क्या होती है, ये बता रहे हैं। कौन सी इजी लोड? वो भी एक इजी लोड वाली पीडीएम है, अच्छा जी, जिसकी सरबराही फजल
रहमान साहब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वाली पीडीएम अलग है, मैंने कहा थोड़ा क्लैरिफाई हैवी लोड है जो शहबाज शरीफ साहब वाली पीडीएम है, वो हैवी लोड है। वो और मामलात हैं, एक इजी लोड वाली है जो जलसा जुलूस वाली। अच्छा जी, जावेद अब्बासी साहब बताएं जी, आपकी इजी लोड पीडीएम तो पहले ही नाकाम हो चुकी है, अब आप लोग फिर सड़कों पे निकल रहे हैं। आपने में से वैसे मेरे पहले सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि आप लोगों ने सियासत सड़कों पे करनी है या पार्लियामान के अंदर करनी है, शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी करनी है या मरियम नवाज साहिबा ने जलसे करने हैं, इसका जरा जावेद साहब जवाब दे दीजिए। मेरी ये गुजारिश होगी कि चूंकि वो वजीर हैं और अगर हबीब साहब, तो उनका आधा टाइम तो हमें कम से कम मिल जाए। नहीं, आपको पूरा टाइम मिलेगा जावेद साहब, पूरा टाइम मिलेगा, मुकम्मल टाइम। इतना और हबीब साहब एक पार्लियामेंटेरियन है और यहाँ कुंडी साहब बैठे हुए हैं, वो भी पार्लियामेंटेरियन है। उनसे गुजारिश है कि जब भी आप नेशनल असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो इंट्रोड्यूस बिल होता है वहाँ डिस्कशन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, चला जाता है। मेरे सवाल का जवाब कमेटी से वापस आता है उस वक्त उस पर डिस्कशन होती है, उस वक्त मेंबरान को इख्तियार है कि वो अपनी अमेंडमेंट लेके आए। जब ये कमेटी से वापस आया और पैसेज के लिए हाउस में गया, ना आपने मेंबरान की कोई ली है, वो अमेंडमेंट देना चाह रहे थे, ना उस पर आपने डिस्कशन, इवन कि आपने अपने जो मेंबरान हैं उनको भी बोलने की इजाजत नहीं दिया। कमेटी में तो सिर्फ चंद लोग होते हैं, फिर ये पूरे हाउस में डिस्कशन होना होता है। लिहाजा आपने नेशनल असेंबली के मेंबरों को डिप्राइव किया है कि वो अपनी डिस्कशन में शामिल ना हो सके। ठीक आपने बिल्डोज किया है और आपको फिर बेनकाब कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आईन पाकिस्तान कहता है कि, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईन पाकिस्तान कहता है कि जो डिलिमिटेशन का इख्तियार है, जब भी सेंसस होंगे उसके बाद आबादी की बुनियाद पर सीटें जो हैं वो डिवाइड होंगी। जिन्होंने इस्लाम में लिख दिया कि आबादी की बुनियाद पर नहीं, जो वोटर लिस्टों के मुताबिक सीटें होंगी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट ना हो वो उस वक्त नहीं हो सकते। फिर उन्होंने रोल जो वोटर लिस्ट है उसका इंदराज आइन के मुताबिक होगा। ये नादरा इख्तियार दे दिया है। ये वही एक ही सवाल बार बार मैं कर रही हूँ लेकिन जवाब मुझे नहीं मिल रहा। जावेद अब्बासी साहब, बहुत माजरत आपको इंटरप्ट करने की, फिर आप टाइम ना होने का शिकवा करेंगे या कम होने का, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि सड़कों वाली ऑपोजिशन करनी है मरियम नवाज साहिबा वाली, या पार्लियामान के अंदर या एपीसी वाली ऑपोजिशन करनी है शहबाज शरीफ वाली। मैं उस पर डायरेक्ट आ जाता हूँ। हम हर वो काम करेंगे जो आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है, जो रूल्स हमें इजाजत देते हैं। कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो गैर आईनी हो, जिस तरह पीटीआई ने धरना देकर ताकत की बुनियाद पर हुकूमत को लेने की थी, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। हम सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाएंगे, हम बिल नहीं चलाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। हम पार्लियामान के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ टफ टाइम देंगे इनकी, इसी तरह जिस तरह बजट में इनकी सारी चीजें जो है कौम के सामने रखी है, बेनकाब की है। और कौम उसके बाद सड़कों पर भी जो हमारे वर्कर हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, बाकी सियासी जमातें, उनको मिलकर जदोजहद करें। वो जदोजहद हमारी है क्या है? हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में तूफान है महंगाई का, करप्शन बहुत ज्यादा है, गवर्नेंस में बड़े इश्यू हैं, मुल्क की इकॉनमी डूब रही है। पाकिस्तान में इन्होंने जो वादे किए थे वो एक वादा नहीं पूरा किया जा रहा। लिहाजा पाकिस्तान की कौम के पास ये इशू हम लेके जा रहे हैं, वो पार्लियामान के अंदर भी रखेंगे और पार्लियामान के बाहर। इन सब के जिम्मेदार जावेद अब्बासी साहब, ये जितने चार्जशीट आपने गिनवाई हुकूमत के मुताबिक, इन सब बुराइयों के जिम्मेदार आप थे। यहां तक के FATF में जो अभी पाकिस्तान बावजूद इसके कि PTI गवर्नमेंट ने सारे के सारे 99% पॉइंट्स पे अमल करवा लिया, लेकिन अभी भी ग्रे लिस्ट में है। वो कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार भी आपकी गवर्नमेंट थी। देखिए, ये 2 साल तो हमें इल्जाम देते रहे, हमें कहते रहे ये पिछली हुकूमत ने किया है, फलां ने कर दिया। हर बजट से पहले अपना एक वजीर खजाना तब्दील करते थे। शौकत तरीन साहब को भी ये बजट पेश किया, अगली दफा ये भी नहीं होंगे। ये अपनी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि हर और जिस वजीर खजाना को निकालते रहे उस पर एक इल्जाम लगाते रहे कि वो इस मुल्क की इकानमी ठीक करने में नाकाम हो गया है, वो गुर्बत मिटाने में नाकाम हो गया है, वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया है। और 3 वजीर खजाना के मुताबिक यही चार्जशीट थी। अब शौकत तरीन साहब है, इनसे बजट करवा लिया गया। सर, ट्रैक पर तो ले आए हैं ना, टीम तब्दील होती रहती है, सर कैप्टन भी चेंज करता रहता है अपने खिलाड़ियों की पोजीशनिंग। ट्रैक पर तो आगे ना इकोनॉमी के साथ कभी नहीं हुआ सर, ट्रैक पर तो आगे ना इकोनॉमी। कहाँ है ट्रैक पे? ये तो आप और फरग हबीब साहब कह रहे हैं। कॉमन मैन से आप पूछें, क्या कोई महंगाई में कमी आई है? क्या चीजें सस्ती हो गई हैं? क्या दाल, आटा, चीनी की और पेट्रोलियम की कीमतें सस्ती हो गई हैं? क्या गैस और बिजली की सस्ती हो गई है? महंगाई तूफान है आज भी। तो आपके सड़कों पे निकलने से मसला हल हो जाएगा जावेद साहब। फिर मैं कुंडी साहब की तरफ जाती हूं। सारी चीजें कौम के सामने रखेंगे, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के अंदर बाहर भी, और कौम को बताएंगे कि इन्होंने ये वादे किए थे जिसमें एक वादा नहीं पूरा हुआ। हम अवाम के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान की अवाम के पास ये मुकदमा लेके जाएंगे और फैसला वो करेंगे। ठीक,
ये 8 महीने की रिपीट केसट चली है अभी। एक छोटी सी ब्रेक लेने दे, वापस आते हैं। कुंडी साहब आपका तफसीली जवाब लेते हैं। पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से एफएटीएफ की बात करनी है, और एक बार फिर खबर आई है कि जी पाकिस्तान के इसराइल से कुछ खुफिया राब्ते हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट राब्ते कर रही है तो फिर अवाम के सामने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों नहीं ला रही? अवाम से क्या डर रही है? अवाम से क्यों छुपा रही है? इन पर सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देखें, बात यह है कि जो अभी जो हालात है ना, जिस तरफ मामला जा रहे हैं, आगे आप ये देखें कि बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है जो कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती की और जो अफगानिस्तान के अंदर मुमकिन जो आगे एक्सपेक्टेड इनखला है अमेरिकन फौज का, और आप देखें कि वहाँ पर ऑलरेडी तालिबान और वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर एक उनकी लड़ाई के अंदर इजाफा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या और पड़ेगा पाकिस्तान जो है वो अमन अमल के ऊपर जो है वो वहाँ पर अपनी बड़ी कोशिशें की हैं। वो एक स्टेट की पॉलिसी है। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम कौमी क़यादत को एक कौमी लाहे अमल के ऊपर मुतफिक होकर सामने आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया का भी एक बड़ा मुस्बत किरदार है और इसके आगे रेपरकशंस पाकिस्तान ने फेस करने। 3 मिलियन से जायद जो है वो कई दहाइयों से रिफ्यूजीज गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटजी मौजूद है, स्ट्रेटजी मौजूद है गवर्नमेंट के पास, स्ट्रेटजी भी मौजूद है और उसके ऊपर हम इनको ब्रीफ भी करेंगे और हम ये भी चाहेंगे, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उसके अंदर अपनी मुस्बत आरा भी दें और राय भी दें, ताकि उस फोरम से ये बहुत संजीदा और बहुत संगीन मसला है। हम एक कौमी सोच, कौमी लाहे अमल लेकर उठें और उसके ऊपर कारबंद रहें और उसके ऊपर अमल दरामद करें, क्योंकि पाकिस्तान को इसके हवाले से मैं समझता हूं कि बहुत सारे चीजों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स का भी सामना हो सकता है और उन प्रेशर्स को हमने मिलके फेस करना है। और अफगान बॉर्डर के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर जो मामलात हो रहे हैं उसके अंदर पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में है। पहले कई दहाइयों से सोवियत यूनियन की वॉर हो, वो तमाम चीजें, आप 9/11 के बाद अमेरिकन वॉर हो, उन तमाम चीजों में पाकिस्तान ने शामिल होकर बहुत बड़े नुकसानात जो हैं वो उठाए हैं। ना वो हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है, ना वो कोलैटरल डैमेज हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि हमें अब इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि हम जो अमेरिका को, दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कह भी सकें और उसके ऊपर पूरी कौमी लीडरशिप जो है वो कायम भी रह सके। और इसका सबसे एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट कि एक बार फिर ऐसा ना हो कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल के वहां पर जो बला है हमारे पाकिस्तान के गर्दन में डाल के चला जाए। जावेद अब्बासी साहब बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, कम से कम यहाँ पर तो अपोजिशन, यहाँ पर तो आपकी जमात सपोर्ट करेगी, खासतौर पर जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है यहाँ पर तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे तो आप लोग नहीं कहेंगे कि जी आपने बिलडोज कर लिया, आपने हमारी बात नहीं सुनी। वो आपको बुला भी रहे हैं, आपसे राय भी मांग रहे हैं, तजावीज भी मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को सेफ एंड सिक्योर कैसे रखना है। जावेद साहब देखें, जब भी रियासत पाकिस्तान को कोई मसला होगा इंशाअल्लाह अपोजिशन हुकूमत से एक कदम आगे खड़ी होगी। और बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ फरग हबीब साहब से कि ये जो अफगानिस्तान वाला मसला है, जिस तरह तेजी से अमेरिका यहाँ से निकल रहा है और अफगानिस्तान में उन्होंने वादा किया था कतर के अंदर के जब हम निकलेंगे तो वहाँ की जो लीडरशिप है और तालिबान को बनाकर एक सेटलमेंट करेंगे। मेरा लग रहा है कि वो शायद वो सेटलमेंट में आप इंटरेस्टेड नहीं दे रहे, वो अपने आप को बचा रहे हैं और बाकी इस रीजन को इसी तरह डिस्टर्ब छोड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जब रशिया और अमेरिका की आपस में एक रशिया का जब आई थी अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान देख चुका है, जाने के बाद उन्होंने हमें अपने उस पर छोड़ दिया था। लेकिन मुझे शक ये है कि अपोजिशन जरूर खड़ी होगी। इस मुल्क का वज़ीर आज़म साहब कहीं हम भाग के न चले जाएं, क्योंकि जब 2 इशू ऐसे आए, जब पुलवामा का मामला आया हमने इनसे नहीं मदद मांगी, हमने नहीं इनको कहा कि हमें दावत दी, हम सारे आगे होकर खड़े गए हैं। ज्वाइंट सेशन हुआ तो हम सबसे आगे खड़े थे। एक ऐसी मीटिंग पार्लियामान में बुलाई गई है जो मुफ्ती और अस्करी की आदत दोनों आगे बैठी हैं, इसमें एक आदमी ने अपनी अना सबसे बड़ा समझा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा उस मुल्क का वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामान के साथ, पार्लियामानी लीडरों के साथ आकर बैठकर बात नहीं करूंगा। दूसरा मामला जब कोरोना का आया, सारी लीडरशिप, जितनी भी लीडरशिप थी वो सारी दोबारा गई है कि ये पाकिस्तान की रियासत से ये मसला दरपेश है, पाकिस्तान के जो लोग हैं हमारे 22 करोड़ उनके लोग जिंदगियां खतरे में है। लेकिन सारी लीडरशिप की मौजूदगी में इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ने अपनी अना बड़ी समझी, तो वो बैठे नहीं है। मुझे अब भी यकीन है कि हम सारी अपोजिशन बैठेंगे, हम इस मामले को समझते हैं, हम समझते हैं कि इस रियासत बहुत बड़ा मसला है, साथ लेकर हम आगे बढ़कर इनसे खिदमत करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म आज भी आकर अपने लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, वो
इंडिया के लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार है, वो अमेरिका के लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार है, वो और किसी भी मुल्क, लेकिन अपने मुल्क के इलेक्टेड लोगों से जो आदमी बात ना करना चाहे, फिर उसके बारे में जावेद साहब इसको यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसका क्विकली इनसे आगे बढ़कर मुल्क की सलामती के जो भी मसला होगा इसको यहाँ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बिफोर आई गो टू कुंडी साहब, फरूख साहब क्विकली जवाब दे दें कि ऐसा तो नहीं होगा कि अपोजिशन सारी पहुंची हो लेकिन वज़ीर आज़म साहब उस इजलास से गायब हो। नहीं, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा जो वज़ीर आज़म साहब आएंगे इजलास जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब ही इस सारी चीज को जो है पहले भी उन्होंने लीड किया, अब भी लीड करेंगे। अब अगर इनकी किसी जगह के ऊपर ईगो का इशू है, ईगो मसाज का इशू है, बाकी चीजें हैं, तो उसके ऊपर फिर उसके ऊपर हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं आपको वज़ीर आज़म साहब गैर हाजिर तो नहीं होंगे ना इजलास से? देखिए मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे मौकों के ऊपर आप कुछ चीजों को मशरूत नहीं करते। एक तरफ आप कहते हैं कि हम कौमी मफाद में भी साथ हैं, दूसरी तरफ आप चीजों को जो है मशरूत करने लग जाते हैं। फिर मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती के मामलात के ऊपर आपको अपने से बाला होके जो है वो चीजों को देखना चाहिए। और आप पहले अपने टीवी पे बात नहीं ना कर सकता, वो चीजें भी सामने आ जाएंगी, तो आप अपने एंड पे भी देखें, चेक करें कि कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता। ये क्या बात आपने की? ये मैं बाद में बताऊंगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास नहीं, कौमी सलामती के कमेटी के इजलास में नहीं आना तो सब ने है, लेकिन क्या मामलात हैं उसके ऊपर तफसीलात सामने आ जाएंगी। बता दीजिए ना, अभी स्पीकर साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना उसके ऊपर, वो ले आएंगे तफसीलात सामने। कुछ मामलात ऐसे हैं कि नून लीग की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से? कोई ऐसी बात नहीं है, और मैं समझता हूँ कि स्पीकर नेशनल नहीं, आपने अब कुछ खोल दिया बात, तो जरा सी और बता दें। नहीं, स्पीकर नेशनल असेंबली जो मेहरबानी करके हमें तफसील बता दें, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बता दें। तो सुन लें, स्पीकर नेशनल असेंबली इसको जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन्होंने तमाम पार्लिमानी लीडर्स को, और ये नेशनल असेंबली की ही कौमी सलामती कमेटी जी बिल्कुल, जिसका इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें तमाम पार्लिमानी कौन नहीं आना चाह रहा, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया जा रहा है। या किसी ने कोई कंडीशंस रख दी? मेरे ख्याल में सब आएंगे, किसी ने कोई कंडीशन आना चाहिए, किसी ने कोई कंडीशंस रख दी? इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएंगी तफसील। ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन तफसील बताने से गुरेज कर रहे हैं। कुंडी साहब, कहीं आप लोगों की तरफ से तो कोई लोग नहीं है जो कंडीशंस रख रहे हैं? आप लोग सपोर्ट करेंगे अफगान मसले पे? गरीदा देखें, ये अगर आपको याद हो, चेयरमैन बिलावल ने जब स्पीच कर रहे थे बजट के ऊपर, उन्होंने स्पीकर को कहा कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है वो सोई हुई है, उसको जगाएं, अफगानिस्तान के इशू आ रहे, इस पर आप मीटिंग कॉल करें। उसी बेस पे उन्होंने जाके उनको पता चला कि मेरी भी कोई कमेटी और मैं भी उसको जो है वो मीटिंग कॉल कर सकता हूँ। हमने कई दफ़ा कहा कि आप अफगान इशू को पार्लियामेंट में इन कैमरा सेशन में डिस्कस करें। हमारे दौर में स्वात ऑपरेशन हुआ था, तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ पर आए थे, पार्लियामेंट के जवाब दिए थे। हम कहते हैं आपने अगर कह दिया, चलो आप कह रहे, हम मान लेते हैं, चलो आप ये अड्डे नहीं दे रहे, चीज़ें हैं, तो अगर एक पार्लियामेंट से जब एक आवाज़ जाएगी, मुतफिका जाएगी, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ होगी। हम कह रहे हैं आप हमें ऑन बोर्ड करें। ऐसा ना हो माजी में 2 डिक्टेटरों ने इस मुल्क में आग की होली खेली। 2008 में जब हमें हुकूमत मिली थी, हमें बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान एक डिक्टेटर छोड़ के गया था, हमें खुद कुछ धमाके छोड़ के गया था, हमें टारगेट किलिंग छोड़ के गया था। यही स्वात जिससे इनका आज वजीर आला है केपी का, इस स्वात में कह रहे थे कि झंडा नहीं लहराया जा सकता पाकिस्तान का। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों ने, सियासतदानों ने, वहाँ की आवाम ने, पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने रोल प्ले किया। अफगानिस्तान की जंग का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो केपी और बलूचिस्तान और फॉर्मर फाटा जो है उन्हीं इलाकों का होता है। और देखें उसमें आपको बड़ा देखना पड़ेगा, कल अफगान रिफ्यूजीज अगर आपके बॉर्डर पे लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, बाकी चीजें हैं, उसको आपको देखना, क्योंकि इस दफा इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं है इस वक्त, जो है तालिबान और वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इस वक्त 22 सूबों में लड़ाई शुरू है, ठीक है। अब 4 जुलाई को तो एग्जिट हो जाएगा, 4 जुलाई में 1 हफ्ता रह गया और अचानक एक चीज आ जाती है। हम कहते हैं पहले से हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए इस चीजों के लिए, हमें ब्रीफ किया जाए कि मतलब हुकूमत ब्रीफ करे, सिक्योरिटी फोर्सेस ब्रीफ करे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारे फ्यूचर क्या है। पीपल्स पार्टी भरपूर साथ देगी हुकूमत। पाकिस्तान का जो इशू होगा, पाकिस्तान की सलामती का इशू होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इख्तलाफात भूलेगी और हम पाकिस्तान के साथ खड़े। आप लोग मशरूत तो नहीं करेंगे कि जो वज़ीर आज़म आए तो हम बैठेंगे? पहले भी कब आए जो दोबारा आएंगे? कश्मीर के इशू पे थे, पुलवामा के इशू पे थे, तो पहले कब आए? उनके तो एडवाइजर जाके इसराइल में मीटिंग कर रहे हैं, जो आज खबर आई है उसकी जब फोटो इस पे बात करनी थी, लेकिन अफगान इशू छेड़ दिया। कोई ऐसी ना कोई दौरा हुआ है, ना कोई मुलाकात हुई है। जुल्फी बुखारी साहब नहीं गए, फॉरेन ऑफिस ने भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है। जुल्फी बुखारी अभी मेरे साथ एक टॉक शो पे थे, उन्होंने भी किया है। बल्कि जब ये खबर नवंबर में शाया की गई थी, उस वक्त जिसने ये शाया की थी उनको उन्होंने डेफेमेशन सूट भी फाइल किया होगा इसके। ठीक है, तो तस्वीरें आ जाएंगी, फिर देखते हैं। चलें, टाइम भी खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और सेंटर जावेद अब्बासी साहब। आई सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।